नमस्कार। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 13 सीटें बेहद अहम हैं। यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है। एक तरफ एनडीए है जिसने अपनी पूरी ताकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों पर लगा दी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसकी तरफ से भी लगातार चुनाव जीतने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार मायावती जो बिल्कुल अकेले और अलग चुनाव लड़ रही हैं और यूं कहा जाए कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से अलग हट करके जो उनके प्रचार का तरीका या जिस तरह की रणनीति बनाई उन्होंने, वो पिछले 2 चुनाव से बिल्कुल ही डिफरेंट यानी बिल्कुल ही अलग है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती का जो मौजूदा सियासी पैतरा है, वो किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत लंबे समय तक मायावती ने ये भी आरोप झेले कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है, लेकिन मौजूदा हालातों में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर मायावती के पैतरे से बीजेपी भी घिरती हुई नजर आती है। ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी हो गया क्योंकि लोगों के बीच ये कौतूहल का विषय है कि आखिर मायावती की चाल से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से एसएन सिंह साहब मौजूद हैं जो बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ अशोक यादव जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। हेमंत तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ सुशील पासी जी जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। तो नमस्कार एसएन सिंह साहब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर निश्चित तौर पर जो प्रचार प्रसार का काम हुआ उसमें आप एक तरीके से बाजी मारते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री के 3 दौरे, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर के तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री के एक एक दिन में 3-3 जिलों के दौरे, दोनों डिप्टी सीएम, यानी पूरी ताकत झोंक दी आपने। लेकिन मायावती, उनका पेच अभी भी फंसा हुआ बहुत आहिस्ते से लेकिन बड़ी मजबूती के साथ वो अपने भतीजे के साथ चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। तो ये जो परिदृश्य बन रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि मायावती को चुनौती आपके सामने पेश कर सकती है इंडिया गठबंधन से अलग? मानस जी देखिए, मायावती जी एक अच्छी राजनीतिक है। निश्चित तौर पे उनकी एक अपनी पार्टी है। आपकी आवाज इको हो रही है मुझे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर ठीक होगा तो कहा टोटल। मैं कह रहा हूँ कि बहन मायावती जी की अपनी पार्टी है और वो अपनी रणनीतियों को तय करती है किस तरह से उनको कार्य करना है। भारतीय जनता पार्टी एक सुंदर जनता की पार्टी है जो जो राष्ट्रीय स्तर पर और बहुत सारे प्रदेशों में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी विश्वास, विकास और प्रयास की राजनीति करती है। जहां जहां उसकी सरकार होती है वो विश्वास दिलाने का कार्य करती है कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं हम विकास के कार्य करेंगे और प्रयास करेंगे। जहां जिस उत्तर प्रदेश में आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर 2019 में कुछ सीटें हार जाती हैं तो वहां प्रयास करने का कार्य करती है कि कैसे जनता को जोड़ा जाए। और वो मानस जी एक दिन में नहीं होता, वो रणनीति बनाना, कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यक्रम चलाना, जनता के बीच में जाना, उनको समझाना, उनको ढेर सारी योजनाओं से जोड़ना, लाभार्थी वर्ग तैयार करना, ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब बात है बहुजन समाजवादी पार्टी की। निश्चित तौर पे 2019 में जब बहुजन समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़ी थी, तभी भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि जो बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट हैं वो कभी समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। 2014 में भी देखे होंगे और उसके पूर्व जो विधानसभा का चुनाव था 12 में, उसमें भी आप देखे होंगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं गए। उसके बहुत सारे कारण है। जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग जो बाबा साहब को पसंद करते हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही, सर्वाधिक बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई, उस पर काली पोता गया, गाली दिया गया, उनकी झोपड़ी जलाई गई, बहन जी के साथ अत्याचार किया गया। ऐसे अनेकों कारण होते हैं जिसके नाते वो वर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ता। तीसरी बात, बहुत सारे फार्मूले कभी काम करते हैं, कभी वो नहीं काम करते हैं। सुबह का सुर, दोपहर का सुर, शाम के सुर में अंतर हो जाता है। आज समाजवादी पार्टी अपनी विश्वसनीयता
इतनी खो चुकी है, क्योंकि 4-4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन वो कोई कार्य नहीं की। उधर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कार्य करती है जिसके नाते सभी धर्म के लोग, आप देखे होंगे इनके 2 किले कहे जाते थे, आजमगढ़ वो भी ढह जाता है, रामपुर भी ढह जाता है, और सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, जिसके नाते मानस जी, कभी कभी हेमंत जी भी टिप्पणी करते हैं कि भाई 2014 के बाद का उत्तर प्रदेश का परिदृश्य दूसरा है, 2014 के पहले का परिदृश्य दूसरा था। अब नहीं जाति, नहीं धर्म, नहीं मत, नहीं मजहब, नहीं, विकास एक ऐसा मार्ग हो गया जो सबके लिए सुगम है, सबके लिए सुंदर है, सबके लिए सुनहरा अवसर है, जहां कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई दंगेबाजी नहीं, अपहरण नहीं, फिरौती नहीं, हत्या नहीं, बेविचार नहीं, दुराचार नहीं। ऐसा उत्तर प्रदेश आज वो विकास के मार्ग पर चल दिया है। इसमें बहुत सारे ऐसे पंडित, बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ जो केवल जाति के नाम पे राजनीति करते थे कि मैं MY फैक्टर चलाऊंगा, कोई सोचता था मुझे फला जात का वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई पद्धति तैयार की, जिसके नाते 17 चुनाव छोटे बड़े हुए हैं, प्राइमरी स्तर से लेकर और उच्च सदन के 17 चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के 2-2 चुनाव हुए, क्षेत्र पंचायतों के चुनाव, और सब में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज में, किसी एक समाज की नहीं, सर्व समाज के नाते आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का और योगी जी का जो कार्य करने की शैली है, जो विकास की शैली है, उसके साथ लोग जोड़े, इस नाते हम इतने मजबूत हैं। अगर केवल बोलने से हो जाता तो ऐसा नहीं होता मानस जी। जनता में विश्वास पैदा हुआ, सरकारें पहले भी थी, क्यों नहीं उतना आवास बन गया, सरकारें पहले भी थी, क्यों नहीं उनके घर में उजाला आ गया, क्यों नहीं उज्ज्वला आ गया, क्यों नहीं किसानों को सम्मान निधि दी गई, क्यों नहीं गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई, क्यों नहीं 5 लाख दवा का दिया। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से धीरे धीरे, फिर वही कहूंगा मानस जी, यह विश्वास एक दिन में नहीं आता और विकास एक दिन में नहीं आता, और प्रयास करने की शैली जो भारतीय जनता पार्टी की, इसी नाते कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी विश्वास, विकास और प्रयास की राजनीति करती है, जिसमें 2019 का हेमंत जी की और मानस जी की वो भी टिप्पणी, जिसमें कहा गया था इससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता है। आदरणीय हेमंत जी हमारे वरिष्ठ रहे हैं पत्रकारिता में, मैं भी 17 साल रहा हूं। उस समय कहा गया था कि इससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि जनता से बड़ा कोई गठबंधन नहीं है मानस जी। जनता जो मन बना लेती है उसके तरफ चली जाती। चौथी बात पे आ जाइए, 19 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है। आप देखिए अभी तक झगड़े नहीं सुलझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कोई साइकिल लेके भाग रहा है, कोई हंडी लेके भाग रहा है, कोई जहाज से भाग रहा है, कोई पर्चा लेके भाग रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, कहीं चाचा छोड़ रहे हैं। मतलब जो बुद्धिजीवी हैं वो भी समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की खीर पकने वाली नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि चलिए वो बेटे पे दाव लगा दीजिए, ऐसे छोड़ दिए। इस तरह की चीजें चल रही। बहन जी को देख लीजिए, बहन जी एक समय लोग मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था और बहन जी बहुत सारे राज्यों में भी 1-2 सीटें पा जाती थी। आज तक अगर अब आप चुनाव प्रचार के लिए जा रही हैं तो निश्चित तौर पे वह विद्यार्थी जो हर समय संपूर्ण समय शिक्षा में देता है और वह विद्यार्थी जो इधर उधर के कार्य करता है और केवल प्रश्न पत्र के समय आ जाएगा, वो लास्ट में क्या करेगा मानस जी? वो तो सिर्फ दोष देने का कार्य करेगा। तो आप ये लिख लीजिए कहीं पे, यहाँ सारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार देश में बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें मिलने जा रही है। क्योंकि ये सारे लोग जितने भी पक्षी थे वो अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कहते थे, लेकिन पूरी जनता ने कहा कि नहीं, पार्टियों को नहीं, जनता को जो चाहिए वो डिलीवरी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। एक्सप्रेसवे दिया, बड़ी बड़ी एयर कनेक्टिविटी दिया, रेलवे कनेक्टिविटी दिया, विकास के कार्य किया, 700 दंगों को रोकने का कार्य किया और मत मजहब से ऊपर उठकर सबका साथ सबके विकास के नारे को बुलंद किया। इसलिए छाती चौड़ा करके कह सकते हैं कि आज संपूर्ण प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यहाँ कोई एम फैक्टर नहीं, कोई वाई फैक्टर नहीं, यहाँ सर्व फैक्टर है। इस नाते मानस जी आप देखेंगे, चाहे वो बहन जी हो या समाजवादी पार्टी हो, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सबको प्रयास करने का, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन संपूर्ण जनता वो भारतीय जनता पार्टी। चलिए हेमंत जी के पास चलते। हेमंत तिवारी जी, मैं कहीं सुन रहा था मायावती जी का एक भाषण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिया गया, हालांकि आकाश आनंद एक तरफ से मोर्चा संभाले और मायावती एक तरफ से, लेकिन ये कहना कि अगर सरकार बनती है, सत्ता में आएंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा। आपको याद होगा जब मायावती खुद मुख्यमंत्री थी उस वक्त भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की बात कही थी, और एक बार फिर से वही दांव। क्या लगता है क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसका?
वो एक कहावत है, बहुत देशज कहावत है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। पहली बात तो है, मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा हूँ, मैं परिस्थितियों को, निकट अतीत को, तैयारियों को, रणनीतियों को देखने के बाद ये बात कह रहा हूँ। तो ये तो काल्पनिक बात है, और हर किसी को हक है अपने लिए वोट मांगेंगे। तो ये तो सियासत की दुकानें खुली हुई हैं, सब अपना अपना माल बेच रहे हैं। कोई न्याय पत्र ला रहा है, कोई संकल्प पत्र, जनता देखेगी। लेकिन जहां तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है, अब परिणामों को ही देख लीजिए, क्षण का आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। 2007 में जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है और सर्व समाज के नारे के साथ आगे बढ़ती है, सत्ता में रहते 2009 में भी बहुत बुरे परिणाम नहीं मिले थे, जबकि यह वह चुनाव था जब कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से बाउंस बैक करके आई। तो भी मैं उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के परफॉर्मेंस को बुरा नहीं मानता। लेकिन 2012 का चुनाव हारने के बाद आपने क्या देखा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 2 दशक के से कम के अंतराल में जिस दल की वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हो, क्या उस दल की ऐसी स्थिति होगी कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में वो जीरो पे आएगी? मुझे तो आज भी एक हेडलाइन याद आती है, हाथी बोला पो। एक हेडलाइन थी, हाथी बोला पो, मतलब इतना बड़ा अंडा, जीरो। ये कल्पना से परे की बात है। और शायद यही वजह थी कि 2019 में एक अकल्पनीय, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं खुद कहता था कि सूरज पश्चिम से निकल आए, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियां फिर भी किया, तात्कालिक फायदा उनको मिल गया, 0 से 10 सीट पहुंच गई। लेकिन अभी आपने अपनी शुरुआती उद्बोधन में कहा था मायावती के बारे में एक चीज जो बहुत सटीक जाती है। असल में जो इनको बगलगीर कहा गया, वो यूं ही नहीं कहा गया था। यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका था। 2 साल पहले आप याद करिए, असेंबली के इलेक्शन में कम से कम 40 से 42 ऐसी सीटें थी जहां समाजवादी पार्टी खाली इसलिए हारी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट ऐसे दिए थे। और वही अतीत का रिकॉर्ड देखते हुए इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती फिर एक तरीके से अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सहायक की भूमिका में रहेंगी, जैसा 2022 में देखा गया। 2022 में इसलिए कह रहा हूँ कि विषय हमारी आपकी कई बार बात हुई और आपका खुद अध्ययन है कि 400, 500, 1200, 1800, 3000 इतने कम मार्जिन से बहुत सी सीटें समाजवादी पार्टी हार गई थी, यानी अपोजिशन हारा था। मायावती को जिम्मेदार समझता। लेकिन इस बार खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, उम्मीदें की जा रही थी सामान्य तौर पर राजनीति में जिस तरीके से अपेक्षाएं होती हैं रिसेंट पास्ट को देखते हुए, कि इस बार मायावती भी ऐसे कैंडिडेट खड़ेंगे। उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए और बहुत से ऐसे स्थानों पर उन्होंने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जहां समाजवादी पार्टी यानी अपोजिशन, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का नुकसान हो रहा, बड़ा नुकसान हो रहा। लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां उनके कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को भी डेल्ट कर रहे हैं। ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं, पूर्वांचल में आइए, जौनपुर की सीट देख लीजिए। जौनपुर की सीट पर इस बात का इंतजार हो रहा है कि कौन कैंडिडेट आएगा। जो कैंडिडेट बसपा का आएगा उसी तय होगा कौन जीतेगा। अगर मुस्लिम कैंडिडेट आ जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर मायावती खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं तो शायद चर्चा चल रही धनंजय सिंह के पिता राजदेव सिंह को हंस कैंडिडेट बना दिया जाए, उनको अप्रोच किया जा रहा है। ऐसे ही आपने देखा घोसी मऊ, मतलब जो मऊ जिले में घोसी पार्लियामेंट्री सीट आती है, आप इधर बढ़ाएं आजमगढ़ देखिए और आप अम्बेडकर नगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण कैंडिडेट, मायावती ने ब्राह्मण कैंडिडेट दिया।
फैजाबाद में ब्राह्मण कैंडिडेट दिया। तो कहीं न कहीं से अपने सजाती वोट पाएंगे, जो वोट किसके पास जाते हैं, भाजपा को जाते हैं। तो दोनों जो है उन्होंने किया है, और उसमें मुझे लग रहा है कि अब इस बात से तय होगा, जैसे अगर बसपा जौनपुर में लड़ाई को मजबूत और त्रिकोणात्मक करना चाहती है, तो उसके लिए राजदेव सिंह से बेहतर कोई कैंडिडेट हो नहीं सकता। वहां धनंजय सिंह की इतनी पकड़ है, भले वो जेल में है, उनके अपने फॉलोअर्स है, और बसपा का साथ मिल जाएगा तो मतलब कृपाशंकर सिंह भाजपा, और बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी, यानी अपनी पार्टी से लड़ रहे समाजवादी पार्टी के संबंध में। और तीसरा कैंडिडेट अगर वही मोहम्मद सलीम पिछली बार असेंबली इलेक्शन लड़े थे, 31,000 वोट पाए थे, वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको कैंडिडेट बना दिया जाता है तो जाहिर तौर पर मुस्लिम वोटों में वो बंटवारा करेंगे और समाजवादी पार्टी से पराजय के रास्ते बढ़ेंगे। तो अब ये मायावती को देखना था कि वो अपनी खुद की साख बचाएंगी या फिर वो समाजवादी पार्टी का नुकसान करेगी। जैसा अगर आप याद हो 2019 के अलायंस जब बना, तो जैसे नतीजे आए उसके 5-6 दिन में नहीं गुजरे थे, मायावती ने कहा कि हम इनसे अलग होते हैं, हमारी गलती हो गई, इनकी वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुए। और फिर ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी को जहां भी जो भी चाहे, हमारा कितना नुकसान है उसको हराएंगे। मायावती जिंदगी राजनीति करती है, तो अगर ऐसा सोचेंगे तो भी होगा। लेकिन चूंकि वेस्टर्न यूपी में आपने कहा और आपने ये प्रदेश के बंटवारे वाली बात कही, तो देखिए मानस जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, इन्होंने कभी इस बात की सीरियस कोशिश नहीं की, गंभीर प्रयास बिल्कुल नहीं किए कि उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक शगुफा उस वक्त इन्होंने छोड़ा था, और अब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा करके चुनाव अभियान के दौरान, अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये कह रहे हैं कि इसको मैं शगुफा ही मानता हूं, शगुफा से ज्यादा कुछ नहीं मानता हूं। लेकिन इतना जी तो है कि उन्होंने कई स्थानों पर लड़ाई दिलचस्प बना दिया है, और खास तौर से जहां जहां उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए हैं, जाहिर सी बात है वो अपोजिशन यानी मुख्य पोजीशन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नुकसान है। अशोक यादव जी, मैं चूंकि पश्चिम की बात हो रही है और रामपुर का जिक्र ना हो, ये संभव नहीं है। रामपुर आपका एक बहुत बड़ा किला था जिसको बीजेपी ने बहुत तरीके से और बड़े सलीके से ढा दिया, ध्वस्त कर दिया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, एक भोपाल के बाद एक दूसरा ऐसा वीडियो नजर में आया जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में वो जमा होकर के वो मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। अब अगर रामपुर में अगर नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है, तो अशोक यादव जी बचा क्या समाजवादी पार्टी के पास? आजम खान का गढ़, आजम खान का किला, समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत और सेफ सीट मानी जाने वाली रामपुर लोकसभा में अगर मोदी जय जयकार हो रही है, तो इसको क्या माना जाए? मानस जी देखिए, एक आप कुछ मुट्ठी भर लोगों की बात कर रहे हैं, जो 2-4 लोग हैं जो मतलब बीजेपी से इंस्पायर होकर के, वो उनकी कितनी है जिनकी बात आप कर रहे हैं? बहुत लिमिटेड संख्या, आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं। लेकिन दूसरी संख्या मैं आपको बता दूं, इस संगीत सोम जी का जो बयान आ रहा लगातार किसके लिए, मुजफ्फरनगर की जो भाजपा के प्रत्याशी हैं बाला साहब के लिए, कि उनका स्तर नहीं है कि मैं उनसे बात कर सकूं। मैं तो संजीव बालियान को जानता नहीं। एक चीज और बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जो कि राजपूत समाज, त्यागी समाज और सैनी समाज, तीनों समाज भारतीय जनता पार्टी के बाइकआउट करने का ऐलान कर चुका है। और राजपूत समाज क्यों बाइकआउट कर रहा है, आपको याद होगा, पुरुषोत्तम रूपाला जो कि गुजरात से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक राजपूत समाज के ऊपर बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी की थी। और मैं इंडियन एक्सप्रेस में उनकी जो बातें हूबहू मैं वही आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। उन्होंने कहा था कि हाउ किंग्स बोट बिफोर द ब्रिटिश, राजा लोग कैसे ब्रिटिश के सामने घुटने टेके, एंड ब्रेड विथ देम, उनके टुकड़ों पे पले, गेव देयर डॉटर्स इन मैरिज, और उनको अपनी बेटियां तक दी शादी करने के लिए। ये बात किसी विपक्षी नेता ने नहीं बोला, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बोला। और ये वीडियो चूंकि पुराना है, लेकिन इस समय उसको
प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि ये बात ही ऐसी है। उस बात को लेकर के पूरा राजपूत समाज, जो कि 24 ठाकुर 24 गांव बोला जाता है, वहां पे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 24-25 गांव है, जिसमें ठाकुरों का वर्चस्व, राजपूतों का बहुत ज्यादा वर्चस्व है। तो ये स्थिति है। भाजपा के जो झगड़ा है मानस जी, भाजपा के जो अंदरूनी कलह है मानस जी, वो कलह समाजवादी पार्टी के तुलना में कई गुना ज्यादा है, कई गुना। और मैं स्पेशली रामपुर पे आ जाता हूं, जिसकी बात आप कर रहे हैं। रामपुर में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है जिससे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेश मात्र भी कोई समस्या हो। आजम खान साहब की बात अगर कर लिया जाए तो आजम खान साहब हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, और उन्होंने जो कोई भी व्यक्ति अगर कोई पेड़ लगाता है मानस जी, तो कोई ऐसा काम नहीं होने देगा अपने जाने अनजाने में कि जिससे उस पेड़ के टहनी को भी जरा सा क्षति पहुंचे। और आजम खान साहब की विचारधारा बहुत बड़ी विचारधारा है, और जिस क्रूरता का मतलब क्रूरतापूर्ण तरीके से योगी सरकार उनके साथ पेश आ रही है, ये भी न तो मुस्लिम समाज इससे अनभिज्ञ है, न तो हिंदू समाज, लेकिन न तो उत्तर प्रदेश की जनता इससे अनभिज्ञ है। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी और क्या क्या जाने कितने फर्जी केसेस उनके खिलाफ लगा दिया योगी सरकार ने। ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगाया गया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो बकरी चोरी या मुर्गी चोरी वाला मामला, तो मतलब भाजपा के लोग भी उनके गले से नहीं उतरता है बात। मैं तो चूंकि अपोजिशन में हूं, तो जो मतलब एट्रोसिटीज योगी सरकार ने उनके खिलाफ किया, बुढ़ौती में उनको, उनकी पत्नी को अलग अलग जेलों में बंद करके रखा है, और किस तरह से व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर राम बात किया जाए तो रामपुर में आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उनका विचारधारा, उनका आशीर्वाद, उनकी सहानुभूति समाजवादी पार्टी के साथ है। एक कुछ भाजपा प्रायोजित जो एलिमेंट्स हैं वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इस चीज को प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं कि ऐसी बातें हो रही हैं कि रामपुर में भाजपा जीतने जा रही है, वहां का माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये सारी बातें फेक हैं। लेकिन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का गणित मैंने बताया आपको, चाहे राजपूत समाज का, सैनी समाज का या त्यागी समाज का, ये चीज बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है और इसको कोई झुठला भी नहीं सकता। इनकी जो 19 तारीख को जो फर्स्ट फेज जो वहां की वोटिंग है, में चीजों को आप देखेंगे कि क्या होने जा रही भाजपा की। ये तो पिछली बार शायद 3 या 4 सीटें जीते थे, इस बार 0 पे जाने वाले हैं। वहां से 8 सीटें हैं शायद, 8 में 3 जीते थे शायद पिछली बार, इस बार 0 पे जाने वाले हैं। दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे विकास विश्वास उत्तर प्रदेश में। विकास तो आपने किया, इसमें दो राय नहीं है। आपने इतना विकास किया उत्तर प्रदेश में कि ट्रैफिक पुलिस हटा करके आपने सांडों को लगा दिया उसकी जगह। बिल्कुल ऑटोमेटेड, मतलब अजीबोगरीब व्यवस्था आपने लगाया। सारे सड़कों पे ट्रैफिक पुलिस के सांड दिख रहे हैं। ये आपने विकास किया, मैं मानता हूं कि विकास। और विकास आपने किया है। देखिए उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का जो जिस तरह से आपने विकास किया है, ये जन जन तक आपने पहुंचाया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आज की आपके सरकार में एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक के, ये विकास आपका बोल रहा है। अग्निवीर के माध्यम से आपने बेरोजगारों का विकास किया है, सेना के डैमेज होने का विकास किया है आपने, सेना को कमजोर करने का काम आपने किया है, नौजवानों को कमजोर करने का काम आपने किया है। इस प्रदेश की आपने कहा ना विश्वास, ये कैसा विश्वास है मेरे समझ में नहीं आता। जो कि 2014 के मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में आपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम ये काम करेंगे, महंगाई की बात किया, तमाम आपने किया, काला धन की बात आपने किया जो बहुत बड़ा मुद्दा था। काला धन देश में तो नहीं आया, लेकिन भाजपा में जरूर शिफ्ट हो गया, और वो भी बिल्कुल कानूनी तरीके से। इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून आपने लाया, तमाम लिटिगेशंस आपने उसको निपटाया ताकि पैसे लेने में कोई दिक्कत ना हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने वाला है, ये अवैध कानून है, इससे जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एक क्विड प्रो क्यो को बढ़ावा देने वाला। तो ये सारी चीजें विकास आपने किया है भाई साहब। मैं नहीं मानता, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने विकास नहीं किया। आपने इतना विकास भाजपा का किया है कि आज तक उतना विकास किसी ने नहीं किया। मानस भाई, मैं बड़ी जरूरी चीज कह रहा हूं। अशोक जी, आपने सब कुछ ठीक कहा, लेकिन अगर आजम खान साहब जेल में सुन लेंगे कि आपने उनको बुढ़ौती वाली बात कही, तो उनको बहुत नागवार गुजरेगी। बुढ़ौती उनके साथ हो रहा है, तो बुढ़ौती से बड़ा चिढ़ है आजम साहब को। हमारे तो बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं जानता हूँ। आपने भावावेश में आकर के उनकी बुढ़ौती का जिक्र कर दिया। नहीं है क्या आजम खान साहब? आजम खान साहब बुजुर्ग ही हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि वो नौजवान है।
वो इतना जिस एज में है उस एज में उनको मतलब ओल्ड एज में ही कहा जाएगा ना। लेकिन इस एज में भी जिस तरह का क्रूरता कर रही होगी सरकार, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। ये चीज बहुत ही मतलब। सिंह साहब कंटिन्यू करिए। मैं सुशील पासी जी का नंबर मिला पाया अभी तक, उनके पास जाऊंगा। जी सिंह साहब। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, डिबेट आज जो है, चूंकि अशोक भाई और इनकी पार्टी बांटो और राज करो के ही थ्योरी पे चलती है। आज कितना सुंदर डिबेट हो रहा था कि क्यों आपको वोट करेंगे और कैसे वोट करेंगे। ये चले गए ऐसे ऐसी चीजों पे। हम 20 सेकंड में कंक्लूड करते हैं और अच्छी बात करते हैं। देखिए, आपने पिताजी के साथ क्या किया, उसके बाद भी जो समाजवादी पार्टी को मानने वाले थे लोग, वो आपकी विचारधारा के साथ खड़े रहे, धक्का मारे, माइक छीने। आपने चाचा के साथ क्या किया, तो भी आपके साथ खड़े रहे। और सबको छोड़ दीजिए भाई, ये तो उत्तम प्रदेश है, ये तो दिव्य प्रदेश है, ये सनातन का प्रदेश है, ये सबका प्रदेश है। यहाँ तो राम और कृष्ण की धरती है। यहाँ भगवान राम को गाली दे देंगे, आप बताइए, आपसे कौन नहीं नाराज है? राम को गाली देने वालों को कौन चुनने जा रहा है? आपने कहा सर्व समाज, मैंने सर्व समाज की बात कही। जाति की बात आप कर सकते हैं, क्योंकि आप तो जातियों को गाली देने की बात, जूता चलाने की बात, पता नहीं क्या क्या आप लोग कहते रहे हैं। हम जाति पे जाते नहीं। मैं कह रहा हूं, ये पूर्ण भूमि, देवभूमि उत्तर प्रदेश, जहां भगवान राम को आप गाली दिए, जहां 2016 में मेरठ में आपने कहा आधे दिन जुमे की नमाज होगी और आधे दिन होली मनाइए, जहां आपको जाट कैसे वोट करेगा? वो जाट ही भाई थे ना मुजफ्फरनगर के दंगे में। जिन जाट भाइयों की 2 बहनों के साथ अत्याचार हो रहा था और उन भाइयों की गला काट दिया जाता है, जो दंगे होते थे, वो मुसलमान भी उससे प्रभावित होते थे, इस नाते मुसलमान भी साथ छोड़ दिए। और बहुत अच्छी हेमंत जी ने बात कही, आजम खान साहब ने कहा वो हीरा अलग था जो मुलायम सिंह का था। जब वो आते थे, हमने तो जेल में भाई 2 साल गुजारा, कौन हमारा था प्यारा, हमको तो नहीं दिखाई दिया। अरे अशोक जी, हम तो यही कहेंगे कि एक कहावत है कि ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आधे ईस, ऊधो मन न भये 10-20। आपने कहा उत्तर प्रदेश की जनता 37 साल का इतिहास अशोक भाई बदल देती है, तभी चैनल पर बैठ के ओछी बात छोटी बात, ये राजपूत, वो ठाकुर, वो यादव, वो ब्राह्मण, ये सब आप करते रह गए। लोग जाने कि इनका संस्कार यही है जो विकार में परिवर्तित हो जाता है। संस्कार ऐसा विकार में परिवर्तित होता है कि बहन जी का साथ देने की बात करके, और पता नहीं अगर नहीं एक कोई थे भारतीय जनता पार्टी के, वो लाठी लेके आए होते तो आज सर्व समाज की इज्जत नहीं बचती। आज जो नारा आप देते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और क्या क्या करते थे, ये इन्हीं से आप मानस जी बुलवाई। हम तो यही कहेंगे, निश्चित तौर पे जो जस करई सो तस फल चाका, कर्म प्रधान विश्व कर राका। मानस जी, जैसा कर्म हम किए होंगे निश्चित तौर पे हमको फल मिलेगा। बातें बड़ी अच्छी अशोक जी से करा दीजिए, लेकिन वो देखते बनता है। कर्म ऐसा कि 3 शिक्षा में विभाग थे, तीनों एक ही जाति के लोग थे। 70 लोगों का रिजल्ट निकलता है, एक ही जाति के लोगों का निकल जाता है। स्वयं बड़े बड़े अखबारों में निकला कि शिवपाल जी के यहाँ किस तरह से लिस्ट बन गई थी, पुलिस भर्ती से लेके कौन कौन, ये सब कुछ देखा गया है। कथनी और करनी में अंतर होगा, वो समाजवादी पार्टी होगा जाएगी, और कथनी और करनी समान होगा तो ये हो जाएगा। जहां आप कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां पैर रखने की जगह नहीं है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, आज काशी कॉरिडोर बन गया, आज दिव्य भव्य उत्तर प्रदेश हो गया। इस नाते हे मेरे मित्र अशोक जी, आप ऐसे गाली देते रहिए, आपको भूर भूर आशीर्वाद। आप ऐसी बातें करते रहिए, जाति में बांटते रहिए, वो नाराज वो नाराज और सभी नाराज। आपने कहा रामपुर जीते नहीं, जीतेंगे नहीं, जीते हुए हैं, कहां चले गए? और मुस्लिम भाई बहनें जो कहती है ना मोदी भाईजान, उन्होंने वोट दिया, इस नाते हम आजमगढ़ और रामपुर जीते थे, पुनः जीतने जाएंगे। आपको आपकी गाली, आपका द्वेष मुबारक। भारतीय जनता पार्टी का विकास, जनता को मुबारक। तीसरे को ले चलिए सुशील पासी जी के पास चलते, उनका अभी तक उनसे चूंकि बात नहीं हो पाई, नंबर नहीं आ पाया उनका। सुशील पासी जी, इंडिया गठबंधन के लिए मायावती कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, ऐसा है कि ये जो चुनाव हो रहा है मानस जी, ये इस बार भारतीय जनता पार्टी महसूस है कि इस बार उनको महसूस होने लगा है कि क्योंकि उनको ये लग ही नहीं रहा है कि इस बार जनता
जो इंडिया गठबंधन जो नाम है वो पार्टियों के साथ साथ जनता उसमें साथ जुड़ी हुई है। गलतफहमी हो गई और इसी गलतफहमी में वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। हमको तो 400 के बजाय 543 कहते थे, सफाया हुआ। सुशील जी, और आपकी आवाज पिछली बार बहुत क्रैक है, आपकी आवाज में बहुत क्रैक्स आ रहे हैं, आप नेटवर्क में रहिए तभी आपसे बात हो पाएगी। हेमंत तिवारी जी के पास चलते हैं। हेमंत जी, क्या लग रहा है आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सियासी परिदृश्य है, हम चाहते हैं कि आप उसका एक विश्लेषण हमारे दर्शकों के लिए करिए, उसमें ये समझाइए कि मायावती की भूमिका एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच क्या होने जा रही है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो अपेक्षित था रिसेंट पास के रिकॉर्ड्स को देखते हुए, उससे तो यही लगता था कि ये डैमेज करेंगी अपोजिशन को। और खाली इतना जानिए, आपके साथ बहुत सी डिबेट्स में और सामान्य तौर पर भी मेरा यही मानना था कि इंडिया गठबंधन उसी दिन थोड़ा कमजोर हो गया जब मायावती उसमें शामिल नहीं हुई या उन्होंने सीधे अकेले रहने का फैसला किया। जब अकेले रहने का फैसला किया तो ऐसे लगता था कि वो अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को एक एडवांटेज देंगे। लेकिन अभी जो जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट्स दिए हैं, चूंकि मायावती की पॉलिटिक्स आज तक वो जातियों के गणित से ऊपर नहीं गई और उन्होंने सही नौज पकड़ी, क्योंकि ये सच्चाई है कि हम कितना भी नैतिकता बघारे कोई बात करें, अंततोगत्ता उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति वो एक जो जाति बना हुआ है भ्रमजाल, उसी की इर्द गिर्द रहती है। और अधिकांश जातियां उस जातीय उम्मीदवारों को या उस जाति से सिंपैथी रखने वाली पार्टियों को सपोर्ट करती है। ये लगातार देखा गया है, इसमें कोई शक पश्चिम नहीं। उत्तर प्रदेश में हेमंत जी कहीं आपको बहुजन समाज पार्टी के कोई कैंडिडेट आपको नजर आता है जो बहुत मजबूत हो, चुनाव जीत सका? आपको ऐसा कैंडिडेट आपको नजर आता है पहले फेज में? देखिए, पहले फेज में एक तो सहारनपुर इनकी जीती हुई सीट थी। ये हालांकि इनका दुर्भाग्य है कि इनकी ज्यादातर जीते हुए जो सांसद थे वो दूसरी पार्टियों में चले गए, कोई कांग्रेस में आ गया, कोई समाजवादी पार्टी में कई चले गए। लेकिन ऐसी जगहों पर जैसे गाजियाबाद की सीट है, गाजियाबाद की सीट को मायावती ने त्रिकोणीय बना दिया है। सहारनपुर इनकी जीती हुई सीट थी, सहारनपुर मायावती बढ़िया लड़ रही हैं। हालांकि सहारनपुर का जो इक्वेशन है वो त्रिकोणीय लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को ही फेवर कर सकता है और मुझे लगता है कि कम से कम 3 या 4 सीटों पर ये लड़ाई में है। बाकी सीटों पर इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए इस तरह के कैंडिडेट दिए हैं। तो वेस्टर्न यूपी जो बहुत बड़ा आधार रहा है मायावती और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का, वहां अब वो बात नहीं रही। बात कहाँ रही, मायावती की बात कहाँ रही? अब 10 सांसद इन्होंने जिता लिए थे एक अलायंस के जरिए, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 4 बार मुख्यमंत्री के तौर पर बैठ चुकी मायावती की पार्टी का जुम्मा कुल 1 जमा खर्च जोड़ लीजिए 1 विधायक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब छोटे इलेक्शन में जिसमें कम मतदाताओं की भागीदारी होती है वहां आप कैसे स्थित हुई, तो बड़े इलेक्शन में तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपकी भूमिका बनाओ या बिगाड़ो में ज्यादा है। हालांकि उसके बावजूद पहले दूसरे चरण की 4 सीटों पर बहन जी ठीक चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कई जगहों पर इन्होंने इलेक्शन को ट्रायंगुलर बना दिया है। अब इस ट्रायंगुलर वाली सिचुएशन में किसको फायदा मिलता है देखिए, तो वक्त बताएगा। जी जी, चलिए सुशील पासी जी की बात फिर से चलते हैं, इनकी आवाज में क्रैक्स आ रहे थे। सुशील जी, मेरा सवाल ये था कि मायावती इंडिया गठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, बहन जी का जो वोट था वो जब
वो कमजोर होती है उनका वोट किसी तरफ जा सकता है, ऐसा नहीं तरफ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब चूंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी को सर्व जात के लोगों ने वोट दिया है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतना वोट नहीं दे दिया है कि वो 60% से ऊपर वोट हो गया। उनको 40%, 37% जो वोट मिला है, उसमें हर जात के लोगों ने उत्तर प्रदेश में बारी बारी से सरकारों को देखने के एवरेज में 10 साल इनको मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी को आजमाने के लिए जिसको ये लाभार्थी कह रहे हैं, उन्होंने इनकी किसी योजना पर वोट नहीं दिया था, इनको भी एक मौका दिया कि देश में ये बहुत दिनों से राष्ट्रवाद और ढकोसला और झूठा जो भी, तो अनुसूचित जाति के वर्ग और पिछड़ी जाति के लोग ये इतने कट्टरपंथी नहीं होते हैं, ये सरकार बनाने के लिए किसी की तरफ भी वोट दे देते हैं। लेकिन 10 साल के बाद अब जिसको ये लाभार्थी वर्ग कह रहे हैं, वो सोचने है क्या हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति इन्होंने बढ़ाई है, तो 1 रुपया छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाई, और ऊपर से जो बोर्ड की फीस होती थी पुरानी सरकारें केवल 80 रुपए लेती थी, और जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो 500 रुपए बोर्ड शुल्क लेती है। और गैस सिलेंडर का नाम ये बार बार लेते हैं, वो ये समझने लगे कि हमारे साथ धोखा किया, 400 रुपए वाला सिलेंडर इन्होंने 1200 रुपए में बेचवाने का काम किया। तो जिसको ये कह रहे हैं कि भाई 5 किलो राशन पर ये 85 करोड़ लोग ये वोट देने जा रहे हैं, एक्चुअली में यही लोग अब भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनने जा रहे हैं। उनको लगता है कि चुनाव के पहले ये दाल भी देंगे, ये तेल भी देंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा तो क्या गेहूं और चावल से खिचड़ी गरीब की बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो जिस तरीके से महंगाई है, लूट है, और जिस तरीके से वो प्रताड़ित किए गए हैं, और एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि जितना गांव स्तर पर दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित किया गया है, जितना उनके ऊपर मुकदमे लिखकर निर्दोष को जेल भेजा गया है, शायद इनके पास आंकड़े नहीं है कि एनसीआरबी में कितना उनको प्रताड़ित किया गया है। मेरा कहना मतलब यह है कि ये कोई राष्ट्रवाद के नाम पर इनको वोट नहीं मिल गया था। एक बार ये सरकार जैसे बदलना चाहता है आदमी, तो हर जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को मौका दिए, और 2019 का चुनाव जो पुलवामा का कांड हुआ था, उसमें एक लहर पैदा हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी वाले जानते हैं कि जब से घोसी का चुनाव हारे हैं, तब से इतनी अफरा तफरी इनको है कि ये कहां का जोड़ में कहां क्या कर डाले हैं। और ये 2022 में तो कोई पुलवामा कांड नहीं हुआ था ना, सुशील पासी 4 बार मौका दिया, आदमी 1 बार आजमाता है, 2 बार 14। अरे भाई ये 2014 का इलेक्शन जो हुआ था, वो आपके रामदेव और अन्ना हजारे का जो ड्रामा कंपनी थी वो बेनकाब हो गई, और उसके बाद 2019 में अब ये 2024 का चुनाव होने जा रहा है। 10 साल के चुनाव में आपको मौका दिया गया, और 10 साल आपने कितना उत्पीड़न किया है। आखिर आप, वो अनुसूचित जाति के लोग छात्रवृत्ति चाहते हैं, वो नौकरी चाहते हैं, वो छात्रावास चाहते हैं, वो कारोबार चाहते हैं। आपने उनके लिए क्या काम किया? आप उनको छुच्छा गैस सिलेंडर दे रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि जनता तो ये भी चाहती है कि आप अमेठी और रायबरेली में जल्दी प्रत्याशी घोषित करें। कहां कर रहे हैं आप? नहीं, उसमें प्रत्याशी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लड़ेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि वो क्यों अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। अगर हमारे यहाँ तो कोई आवेदन ही नहीं है, हमारे यहाँ तो केवल सर्वसम्मति से रायबरेली में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमेठी से है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ लेता हूँ, वो पहले देखेंगे ना कितना कैंडिडेट हमारे यहाँ तो मानस जी, अब मित्र सुन लीजिए, बड़ी अच्छी आप एक मिनट मानस, ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं भाई, बहुत मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी पे कह रहा हूँ मानस जी, मैं उसी पे बता रहा हूँ हेमंत भैया, मैं उसी पे बता रहा हूँ। देखिए, हमारे मित्र या तो प्रवक्ता कांग्रेस के अधिकृत हैं, तो हम सब लोग स्वीकारते हैं, ये हमारे कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता महोदय, आपने कहा कि हमारे यहाँ कोई आवेदन नहीं दिया जाता है, और वहां घोषित हो गए, मतलब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी घोषित हो गई, जैसा आपने कहा। पहली बात,
अब मुझे नहीं लगता कि आप नहीं, प्रवक्ता मैंने की ये नहीं हैसियत से कहा। आगे चल मैंने कहा अरे कि अब सुन लीजिए, रायबरेली की आपके बीच में जनता बोला नहीं आपने। और जिला आप कांग्रेस, सुनिए। सुनिए मेरी बात, अरे भैया हमारे सुनिए, यहाँ सुन लीजिए, सर्वसम्मति से तकलीफ बढ़ाने के लिए गांधी मैं कह रहा हूँ। परिवार के लिए ही अरे ये भाई सुन सीट लीजिए, हम लोग हेमंत चाहते जी देख रहे हैं हैं, कि गांधी मानस जी परिवार चुप के करे, लोग चुनाव लड़े। चुप रहे भाई, तो आप जाके प्रियंका मंच पे गांधी जी भाषण वहां दीजिए, से मंच हम पे लोगों ने भाषण मांग किया दीजिए। है, हमारे यहाँ अब किसी सुन ने लीजिए, आवेदन नहीं किया, मैं कह रहा हूँ सुन ना। लीजिए, आप सुन लीजिए, सुनिए पासी साहब, सुनील पासी साहब, हाथ जोड़ के निवेदन, आप मंचों पे अच्छा बोल सकते हैं, डिबेट में जब बैठेंगे ना आपको सोच समझ के बोलना होगा कि भारत का कोई भी व्यक्ति कट्टरपंथी नहीं है। कट्टरपंथी विचारधारा हो सकती है सुनील पासी जी की हो, मैं तो नहीं कहूंगा कि कट्टरपंथी कांग्रेस भी होगी, लेकिन आप कट्टरपंथी की बात की, पहली बात। दूसरी बात, हेमंत जी ने एक विश्लेषण कर रहे थे, अशोक भाई हम सारे लोग एक विश्लेषण के लिए बैठे थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चुनाव हो रहा है, विपक्ष अगर सामूहिकता दिखाता तो निश्चित तौर पे मानस जी भी कहते, आप भी कहते, लेकिन अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल से शुरू करूं या महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल में आप जिसके साथ चुनाव लड़ने वाले थे उस टीएमसी ने कहा कि नहीं हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व पश्चिम बंगाल में है नहीं, दिल्ली में है नहीं, महाराष्ट्र में है नहीं। अब कांग्रेस जो बिखर रही है उस पर चर्चा हो रही है, आदरणीय पासी जी आप पर चर्चा हो रही है। वहां जब कांग्रेस अकेली पड़ जाती है और फिर आइए दिल्ली में आप कहते हैं मिल के लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में वही आम आदमी पार्टी आपको गाली देता है, वो भ्रष्टाचारी बताते हैं, कहते हैं लोग जी ये लोग किए क्या है, पंजाब को लूट लिए, ऐसे किए वैसे किए। महाराष्ट्र में जब आप चले जाते हैं तो आपकी सहयोगी पार्टी आपको साथ छोड़ के चली जाती है, तो इस नाते कहा जाता है अकेले आप में क्षमता नहीं। आपने कहा 60 नहीं, हम 60 कहीं नहीं रहे, हम तो 50-40% करे। पहली बात सुन लीजिए, जब आप हमको 50% दे दीजिए, 40 दे दीजिए और आप 60 लेके 20-20 बढ़ जाएंगे, यही तो हेमंत जी समझा रहे थे कि आप एक नहीं हो पाए और भारतीय जनता पार्टी समग्रता से एक होकर चुनाव लड़ी। आपने किया, कहा भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? अब सुन लीजिए, आपके बीच में बोला नहीं, धैर्य रखिए। भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं करती, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे ही ये कोई खेल का मैदान है कि एक बार पटगोल को दे दीजिए, एक बार बाएं को दे दीजिए, एक बार। जनता जनार्दन होती है, जनता मतलब जनार्दन, जनता तय करती है, निर्णायक भूमिका में होती है, मूल्यांकन करती है, और जनता को लगा कि भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। 14 में दिया, फिर 17 में उत्तर प्रदेश में दी, 14 राज्यों में दिया, पुनः 19 में सरकार बनाती है। और क्यों बनाती है? क्यों? जो गरीब की झोपड़ी थी जिसको आप कह रहे हैं ना, उस गरीब की झोपड़ी में 1-2 नहीं 4 करोड़ आवास बनाने का कार्य किया। 4 करोड़ ही अगर मजदूरी आप जोड़ लें, एक आदमी 1 साल में बनाया हो, 4 करोड़ मजदूरी मिला। 12 करोड़ घरों में जल नल योजना जा रही है, एक आदमी की जोड़ेंगे 12 करोड़ गया। अगर उत्तर प्रदेश में पिछले ही महीने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आकर 4 जगह एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, वो विकास आपको नहीं दिखेगा। आप केवल अयोध्या के विकास को देखेंगे तो धागा बांधने से लेके मिठाई बेचने से लेके, सुनिए आप सुनिए, आपके बीच में नहीं, इनको रोकिए, इनको रोकिए। अरे आपको तो बोला, आपको तो दिया गया था, आप बोल नहीं पाए, सुन लीजिए, आपको दिया गया था, नहीं वो बोलेंगे आपको, आपके वो एंकर को कहने दीजिए, आप नहीं पूरे डिबेट में सबसे ज्यादा मैंने आप लोगों को सुना है। अब सुन लीजिए, सबसे ज्यादा डिबेट में आपका क्यों सुने, आपका क्यों सुने? हम जब एंकर कहेंगे, मानस जी कहेंगे, ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं। आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपको जानकारी नहीं, आपको दिल्ली भर की जानकारी नहीं। आपने एनडीए में 38 दलों को गठबंधन करके जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने सिसोदिया को कौन सी ऐसी चीज बता रहे हैं, आप कौन सी ऐसी चीज बता रहे हैं जो जनता नहीं जान रही कि हम कितनी पार्टी लेकर लड़ रहे हैं, आप कौन पार्टी लेकर? हम तो कह रहे हैं मानस जी बता देंगे कि अब सवाल आपसे सुनिए, तो आप जवाब दे दीजिए, लेकिन आप भाषण देने आ गए, जानकारी है ही नहीं। पर जो है कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन किया है, इसमें कौन सी विकास गिना दूं, विकास गिनाया दर्द बढ़ गया, समाजवादी पार्टी का विकास गिनाया दर्द बढ़ गया, गठबंधन में कांग्रेस गठबंधन करेगी। मानस जी अरे कृपा कर दीजिए भैया, मानस जी एसएन सिंह मेरा नाम है, जब वो बोल देंगे आपका नाम मैं चुप हो गया, मैं अभी भी चुप हो जा रहा, मैं तो बोलता ही नहीं किसी के बीच में। मैं ये नहीं कि मैं कह रहा हूं जनता जनार्दन होती, जनता ने हमारे विकास को देखा और जनता ने यह भी देखा है कि पंजाब में आपकी सरकार आती है, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाती है, राजस्थान में आपकी सरकार आती है, 7,000 1-2 नहीं
ओसी एनसीआर 7,000 अरे महिलाओं पर भाई, दुष्कर्म हो ऐसा जाता है, है, किसी का गला कट जाता है, भाजपा के आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता अध्यक्ष से जी, पूछा जाता है। आप उड़ीसा में गए, बीजू जनता दल के हाथ जोड़े, आपसे गठबंधन नहीं हुआ। आप गए अकाली दल के पास, आपसे भाषण गठबंधन नहीं दीजिए, हुआ। भाषण आप तो भाषण मुफ्ती, सुनिए, भाषण से आप PDP कोई से आप जानकारी नहीं, गठबंधन करने के लिए कोई सरकार बना जानकारी लेते नहीं। हैं, अभी गजब लगे हाथ करते पूछ हैं। लिया जाएगा आम आपका आदमी पार्टी, प्रवचन कोई सुन ले, लगे हाथ भारतीय पूछ जनता लिया पार्टी जाएगा का आम आदमी प्रवचन पार्टी, सुने यूपी तो ऐसा लगता है सब कि लोग जान महाराज गए। आ गया है। आपके ज्ञान के बारे में सब लोग जान गए। लगे हाथ आम आदमी पार्टी बता दीजिए, आम आदमी पार्टी से आप क्यों गठबंधन किया? आप तो गाली वो तो देती थी आपके बारे में, आप क्यों किया? लगे हाथ बता दीजिए, जानकारी नहीं, बस ऐसे असर तो मंच नहीं है, आप ये मंच PDP नहीं के है, साथ, टीवी पे बैठने के लिए जानकारी चाहिए। सरकार क्यों बनाए थे? आप मुझे बता दीजिए, वहाँ PDP के साथ आप 370 सरकार क्यों समाप्त हो बनाए गया, थे? 370 हैं? समाप्त हो गया, अशोक जी, आपके 370 नहीं, समाप्त हो गया। पढ़िए पढ़िए और जानकारी लीजिए, तब डिबेट में आइए। अरे पढ़िए, आप कांग्रेस के इतना प्रवक्ता पढ़े नहीं हैं, है, सुनिए सुनिए, अरे कांग्रेस के प्रवचन, प्रवक्ता नहीं है आप। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सुशील पासी जी, सिंह साहब, अशोक यादव जी, हेमंत तिवारी जी, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी रण की, जहां पर मायावती की एंट्री के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, या यूं कहें कि कुछ लोकसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। चलिए चर्चा को ही समाप्त करते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।